देखिए, बीजेपी का मुख्य एजेंडा तो एक ही है, विकास विकास विकास। आज पूरा बिहार के लोग अगर कह रहे हैं कि जुग जुग जियो हो नरेंद्र, नेशन के भाग जागल, कि अगर शिक्षा की सदीक्षा, लालू राज की मैं बात कर रहा हूँ कि होती अगर शिक्षा की सदीक्षा तो स्वयं के बच्चे पास कर जाते मैट्रिक की परीक्षा। जो ना लालू यादव के घर पे खर ना रहे, वो लालू यादव खरपति कैसे हो गए? वो दर्ज होइए नहीं कर सकत FIR में, वो दर्ज होइए नहीं कर सकत FIR में जो लालू यादव लुटले बढ़ल रह करके सरकार बाका गरीब गुरबा दुखिया पीड़ित लोग के मसीहाई छवि रहे कि गरीब के बेटा आइल बा, हमनी खातिर गरीबन खातिर कुछ करी। लेकिन लालू यादव बैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी के बजावल भूल गए, गैयन के चरावल भूल गए, माखन के खाली चुरावल याद रहा। लालू यादव ओकरा के लूट तंत्र में, लोकतंत्र के लूट तंत्र में बना दिलन और जो लूट के अपन घर भरलन, वो दुनिया जानता ओकर केस कॉम्प्लिकेंसेस ओकर जो कंप्लायंस बा खुद कर रहा बड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी का मुख्य एजेंडा तो एक ही है, विकास विकास विकास। आज पूरा बिहार के लोग अगर कह रहे हैं कि जुग जुग जियो हो नरेंद्र, नेशन के भाग जागल हो, तो आज नेशन जो इतनी निरंतर नई ऊंचाइयां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छू रहा है, जो नई कुलांचे भर रहा है, नए आयाम को पहुंच रहा है। बिहार हम लाए हैं, बिहार को वहाँ से निकाल कर गोली मार देते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में, जहाँ दिन दहाड़े हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, अपहरण का उद्योग लगा हुआ था। ये हम नहीं कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी के साले और राबड़ी जी के भाई साधु जी, सुभाष जी कह रहे हैं कि अपहरण का डील जो होता था वो मुख्यमंत्री निवास में हुआ करता था। उन परिस्थितियों से निकाल करके बिहार को एक नई सुबह, एक नई रोशनी, एक नया अंजाम, एक नया आगाज़ तक हम लेकर के आए हैं। बिहार को उसको आगे बढ़ाने का काम, यही हमारा लक्ष्य है। बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, बाढ़ और बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात करें तो बेरोजगारी में आपको पता होगा कि हम लोगों ने 50 लाख रोजगार सृजित किया है, स्वरोजगार और रोजगार मिला करके। हमारी सरकार ने 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से कई सेक्टर को डिफाइन किया गया है, जिसमें सरकारी नौकरियों से लेकर के और रोजगार के अवसर सृजित करने से लेकर के तमाम चीज़ों को किया गया है। आपको अगर बात करें तो लेबर डिपार्टमेंट का, श्रम नियोजन विभाग का ही डाटा है कि पहले जो विस्थापन था लोगों का, बाहर जाने का जो क्रम था वो 11% था, उसको घटा करके हम 2% पर लाए हैं। पलायन की समस्या से जूझते हुए बिहार को 11% से 2% तक लाना एक बड़ी चुनौती है, और इसको हम लोग धीरे धीरे बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे अग्रसर विकसित कर रहे हैं। विकसित बिहार कैसे बनेगा, इसकी पूरी संरचना की जा रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है बिहार में। किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेट को आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो क्या है? सड़क, बिजली, पानी। बिजली ललटेन युग से निकाल करके हम आज चमचमाता हुआ बिहार दे रहे हैं। आज हर घर को बिजली है, हर नल को जल है, हर गांव गली मोहल्ले चौराहे सड़क से जुड़े हुए हैं। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो गया है। बिहार वहाँ तक आ गया है कि अब इसको रॉकेट की गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, तीव्रता गति से आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर और बिहार का जो स्वास्थ्य स्थिति है वो काफ़ी ढीलापन चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोग पटना एम्स में जाते हैं भर्ती और उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्या बिहार के पटना में एम्स में जो इक्विपमेंट्स की कमी है या संसाधन की कमी है? नहीं, देखिए, बिहार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सेकंड सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCs को हम लोग बनाने जा रहे हैं। एम्स भी है, दूसरे की नींव दरभंगा में रखी जा चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतरीन किया जा रहा है। ठीक है कि हेल्थ से जो समस्याएं हैं, हेल्थ से जूझता हुआ बिहार है, लेकिन हम बिहार को वहाँ से निकाल करके PHC से लेकर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के एम्स तक की सारी सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। और जहाँ तक रेफ़र करने की बात है, जो कोई क्रिटिकल केस होता है तो स्वाभाविक तौर पर रेफ़र होते हैं, लेकिन ना कोई साधन की कमी है, ना कोई संसाधन की कमी है, ना कोई इक्विपमेंट्स की कमी है, ना कोई अधिकारियों की कमी है, ना कोई डॉक्टर की कमी है, नर्सेज की कमी, किसी तरह की कोई कमी इन सेंस नहीं है। हाँ, दिल्ली में रेफ़र करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई केस क्रिटिकल हो, जटिल हो, तब उसको रेफ़र किया जाता है। दूसरा विषय आपका शिक्षा था। शिक्षा के विषय में आपको बता दें कि ड्रॉप आउट रेट आज 1% से कम है। जहां बिहार का, जब हम लोगों ने 20 साल पहले जब नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में शिक्षा दर 47% था।
आज बिहार में शिक्षा दर 87% है। यहाँ तक हम लेकर के आए हैं, 90% से ऊपर जाना है। ड्रॉप आउट रेट बच्चियों का बहुत ज़्यादा था बिहार में, जो आज 1% से भी नीचे हो गया। आपको पता होगा कि 1 करोड़ से ऊपर साइकिल का वितरण हुआ है। आज बच्चियाँ स्कूल साइकिल से जाती हैं। पोशाक योजना, मिड डे मील योजना, ऐसी अनेक योजनाओं को शुरू किया गया है जिससे शिक्षा के साथ बच्चे जुड़े, उनका जुड़ाव हो, उनका लगाव हो। और लगातार आप देखेंगे तो उस गुणवत्ता सुधार लगातार ही चल रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लीजिए। लालू यादव की अगर बात करें आप, तो कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि होती अगर शिक्षा की सदीक्षा, लालू राज की मैं बात कर रहा हूँ, कि होती अगर शिक्षा की सदीक्षा तो स्वयं के बच्चे पास कर जाते मैट्रिक की परीक्षा। अगर जिसके खुद के दोनों बेटे मैट्रिक की परीक्षा नहीं पास कर पाए, वो पूरे बिहार के बच्चों को के भविष्य की अगर बात करते हैं तो ये तो बेमानी बात हुई ना। जैसे आपने सर अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, रामलला की स्थापना हुआ यहाँ पर। उसी प्रकार आप बिहार में सीतामढ़ी जिले में जानकी जी का मंदिर बनवा रहे हैं। क्या लगता है कि ये एक वोट लेने का माध्यम है, जरिया है जनताओं के साथ? नहीं, देखिए, राम हमारी संस्कृति है, सीता हमारी संस्कृति है, राम हमारी ताकत है, राम हमारी आस्था के केंद्र में है। जब हम कहते थे बहुत पहले, आप जिस वोट की बात कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण में तो हम लोगों ने सरकारें कुर्बान की है, सरकारें खोई हैं। हमारी सरकारें को 4-4 सरकारों को बर्खास्त किया गया है। जब हम कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये विपक्ष के लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी हो गई, भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला की स्थापना भी हो गई। अब जहाँ तक रहा, सीता हमारी अस्मिता है, सीता हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सीता हमारा वैभव है, सीता संस्कृति है, इस समाज की देन है। सीता की अगर बात करें, माता सीता क्या है? जगत जननी जानकी। वो समाज के सीता को भगवान जनक जी को कहाँ मिली? सीता खेत में हल चलाते समय। तो यानी कि एक जो कृषि और इसी जो भारत की परंपरा है, सीता शांति और समृद्धि का प्रतीक है। आप अगर बात करें समाज की एक नारी की, भारतीय नारी का पूरा चरित्र चित्रण अगर किसी में है तो माता सीता में आप देख सकते हैं। सीता हमारी स्मृति है, हमारी अस्मिता है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारा सरोकार है। और मिथिला का वैभव भगवान राम को थी, वैसे जो कुछ मिला बिहार से मिला। चाहे उनकी शिक्षा बिहार में हुई, उनके दोनों बच्चे बिहार में हुए, माता उनकी विवाह बिहार में हुआ, दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण भी बिहार में लिखा गया। लेकिन माता सीता के बिना राम अधूरे हैं। अब सीताराम की संस्कृति होगी, सीताराम का राज्य बिहार में स्थापित हो, सीताराम लोगों के जिस तरह से हनुमान जी के मन में भगवान राम विराजते थे, सीता माता के सहित पूरा राम दरबार विराजता था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी सोच है, उसमें पूरा सीताराम विराजते हैं। वो राम राज्य की संस्कृति विराजती है, हमारे सनातन संस्कृति, हमारी विरासत विराजती है। हम उस विरासत को, उस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आप बताएं, नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी बिहार गए, बिहार जाकर उन्होंने माता सीता मंदिर की आधारशिला रखी। तो जिस तरह से हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और माता सीता से कहते हैं कि सत्य शपथ मात मैं जानकी, सत्य शपथ रामदूत मात मैं जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जो जिस तरह से करुणा निधि के निधान की शपथ देकर के हनुमान जी बताते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, माता सीता से मिलने आया हूँ, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी जाते हैं मिथिला में और कहते हैं कि माता सीता के मंदिर का पुनरुद्धार करूँगा। ये नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी ने युगांतकारी कार्य किया, इसका उद्घाटन करके। आज मिथिला गदगद है, मिथिलावासी गदगद है, देश गदगद है, भारत की संस्कृति गौरवान्वित महसूस कर रही है। इस देश का एक एक आम जन, एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। माता सीता हमारी सांस्कृतिक विरासत है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा कब मिलेगी? देखिए, ये तो सवाल ही बेमानी है। जब ये रघुराम राजन कमेटी बनी थी, मांग चला था बहुत बार कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी। जब लोकसभा चुनाव 2024 में जब एनडीए की सरकार जेडीयू के साथ तालमेल करके जो सरकार बनी थी और बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग उठी थी बहुत ही ज़ोर से, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जब यूपीए 2 की सरकार थी उस समय रघुराम राजन कमेटी बनी थी। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट है कि 7 पर्वतीय राज्यों को और जो ऐसे राज्य जो हिली राज्यों को छोड़ करके किसी को भी अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और ये यूपीए 2 ने इसको अप्रूव करके फाइल बंद कर दी, शट एंड क्लोज कर दिया था। जो लोग उस सरकार का हिस्सा थे वो आज खड़े होकर कहते हैं नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो ये जनता को भटकाने की बात है, क्योंकि उस समय यूपीए 2 में लालू जी भी सरकार में हिस्सा थे और बड़े हिस्सा थे, उनके बिना सरकार चलती नहीं थी।
आज हम विशेष पैकेज दिए जा सकते हैं, योजनाएं दी जा सकती हैं। आप पूरे एनडीए के शासनकाल की बात करें, पूरे और यूपीए के शासनकाल की बात करें तो उनसे उनसे करीब लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं दे पाए थे यूपीए की सरकार उतने सालों में, 10 सालों में। और इस 10 सालों में हम लोगों ने लगभग 18,76,000 करोड़ रुपया दिया है। यानी कि अगर आप तुलना करें तो लगभग 10 टाइम्स बिहार को बजट दिया गया है। आज जो बिहार का विकास देख रहे हैं, जो चमचमाती हुई सड़कें, कुलांचे भरते फ्लाईओवर, आसमान से बातें करते हुए लोग, जो जिस तरह से आप मैरिन ड्राइव देख रहे हैं, जो बिहार का विकास देख रहे हैं, बिहार की योजनाएं देख रहे हैं, नली जली देख रहे हैं, नल जल देख रहे हैं, गली कूचे देख रहे हैं, चौक चौराहे गलियां देख रहे हैं, जिस तरह से बिहार का विकास देख रहे हैं, हर घर नल को जल से देख रहे हैं, हर घर में पानी देख रहे हैं, हर घर में बिजली देख रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम इसलिए हो पाया कि जो यूपीए के सरकार में 2 लाख करोड़ भी नहीं था, वो 18 लाख से ऊपर जो दिया गया, 18 लाख करोड़ से ऊपर, ये 10 गुना लगभग जो पैसे दिए गए, उसी का नतीजा है कि आज बिहार विकसित राज्य की तरफ बढ़ने को अग्रसर है। बिहार में आए दिन परीक्षा को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर प्रोटेस्ट चलते हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को ना सुनकर उन पर लाठीचार्ज करवा देते हैं, पुलिस बल के द्वारा उनको भगा दिया जाता है। ये कहाँ तक उचित और कहाँ तक सही है सर? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। इससे कोई इनकार नहीं है कि आप गांधीवादी तरीके से अगर अपनी बात कहते हैं, या विद्यार्थी इसलिए नहीं कि वो आकर के हंगामा खड़ा करे। उसमें मैं मानता हूं कि कोई विद्यार्थी अपने भविष्य के प्रति सजग होगा तो वो नहीं चाहेगा कि उस पर FIR हो, कोई केस हो। लेकिन होता क्या है कि उसमें कुछ हुड़दंगी तत्व मिल करके, कुछ शरारती तत्व मिल करके, कुछ असामाजिक तत्व मिल करके, उसका हिस्सा होकर के जो हुड़दंग खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं कि इन पर FIR हो जाए, इन पर चार्जेस लग जाएं, ये कल को एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहे, उन पर कार्रवाई हेतु पुलिस लाठीचार्ज करती है। जब भी कोई व्यवस्था बलवा में बदलती है तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन विद्यार्थियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम पूरा साथ हैं। हर विद्यार्थी, हर लड़का, हर गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान के साथ हमारी एनडीए की सरकार खड़ी मिलती है। सर, आपने एक बार कहा था कि हर एक वोट की कीमत लोकतंत्र में बराबर है, चाहे वो चम्मच हो, चाहे लोहा हो या चांदी हो। लेकिन बिहार में लगभग 64 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। नहीं, देखिए 2003 में जिस SIR की अब बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो 2003 में यही SIR हुआ था और 12.38% लोगों का वोट कट गया था। लगभग 77 लाख लोगों का वोट कटा था। ये तय बात है कि 2003 से लेकर 2025 के बीच में अगर 22-23 लाख लोगों की मृत्यु हो जाना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो लोगों ने स्थानांतरण, आप पलायन पर अभी हम लोग बात कर रहे थे, पलायन जो लोग कुछ परमानेंटली बिहार से जाकर के कहीं अन्य जगहों पर सेटल हो गए हैं, उनका हो जाना स्वाभाविक है। इस तरह से जो लोगों जहाँ तहाँ चले गए या कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से मैंने जो बात कही थी, मैंने ये कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि चाहे वो कोई व्यक्ति चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो या चाय की केतली लेकर युवा हुआ हो, सबके वोट की कीमत बराबर है। हर वोट की कीमत जानते हैं, हर सच्चाई को पहचानते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। हम लोकतंत्र को हाथ में किताब लेकर नहीं चलते हैं, लोकतंत्र को हम जीतने वाले लोग हैं। गरीब गुर्बत की गोद से निकलकर शोहरत तक का सफ़र तय करने वाले नरेंद्र मोदी जब आप देखेंगे पार्लियामेंट जाते हैं तो पहले उनके सामने पूरा झुक करके सर झुकाते हैं। पार्लियामेंट को जिस तरह से हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, हम उस मंदिर में जा कर के एक एक वोट की कीमत को वहाँ जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। चाहे बिहार का बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, दधीची का बिहार, हनुमान जी की ननिहाल, लोकतंत्र की जननी बिहार लोकतंत्र की जननी है। वो जनतंत्र को चाहेगा, वो कभी परिवार तंत्र को नहीं चाहेगा। बिहार को अगर आप कहेंगे कि परिवार तंत्र, लेकिन परिवार कुछ सर्टेन परिवारों ने अपने कब्जे में कर रखा है। चाहे लालू जी की बात करें, चाहे जिस लालू जी यादव के घर पे कभी खर नहीं था, वो आज खरपति कैसे हो गए? आज 4 मामले में कन्विक्टेड हैं। एक पार्टी का मुखिया सजा याफ्ता है 4 मामलों से CBI कोर्ट में। ये सोचने की बात है। और उनके जो वारिस हैं वो भी या तो बेल पर हैं या जेल के गेट पर खड़े हैं। वैसे बिहार से लोकतंत्र को बचाना है हमें। हम लोकतंत्र को लूट तंत्र में नहीं बदलने देंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प है। सर, हाल फिलहाल में बिहार में एक पार्टी उभर रही है, प्रशांत किशोर। वो कैसे नेता है आपकी नज़रों में? देखिए, क्या लगता है कि ये जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे? ये पलायन को और रोक पाएंगे? आपकी सरकार से और बेहतर कुछ कर पाएंगे ये?
देखिए, पहले तो जनता उसको कितनी उम्मीद करती है, सवाल पहले तो ये है। वो जो उम्मीदों पे खरा उतरना तो बाद की बात है। पहले तो वो जनता उनसे कितनी उम्मीद लगाती है, नहीं लगाती है, वो तो खुद जनता के बीच में। देखिए, लोकतंत्र में है 7,867 पार्टियां इस देश में रजिस्टर्ड है। प्रशांत किशोर जी ने भी एक पार्टी बनाई है, जनसुराज। लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। वो हमसे असहमत हों फिर भी हम उनका सम्मान करेंगे। असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है ना। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। अगर वो आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, जनता उनकी बात सुनती है, समझती है, उन पर उम्मीद करती है, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन जो अभी तक का उनका जो रिकॉर्ड है वो एक मेकअप आर्टिस्ट का है। वो पर्दे के पीछे रह करके उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों को सपोर्ट किया है। तो हम ये नहीं कह सकते उनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता हो, ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट कोई मूवमेंट खड़ा कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी, समय तय करेगा। लालू यादव के बारे में का कहे के बारे हुआ? देखिए, कहे के ई भा लालू जी के बारे में कि जौना लालू यादव के घर पे खर ना रहे, वो लालू यादव खरपति कैसे हो गए? वो दर्ज होइए नहीं कर सकत FIR में, वो दर्ज होइए नहीं कर सकत FIR में जौन लालू यादव लूटले बढ़ल रह करके सरकार में। वो बाका वो गरीब, गुरबा, दुखिया, पीड़ित लोग के एक मसीहाई छवि रहे कि गरीब के बेटा आइल बा, हमनी खातिर, गरीबन खातिर कुछ करी। लेकिन लालू यादव बैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी के बजावल भूल गए, गैयन के चरावल भूल गए, माखन के खाली चुरावल याद रहल उनका। लालू यादव परिवार से अवतरण, चारा चोरी के केस में सजा पावतरन। ये कितना दुख के बात बा, कितना पीड़ादायक बात बा। लालू यादव जौना बांस के बांस बसौरा, वही बांस के सूप दौरा। उनके दोनों लाल के भी हुए हाल बा, बवाल मचेले वालों। ये स्थिति बा लालू यादव के। लालू यादव से जौन उम्मीद रहे गरीब गुरबा के, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति के, कि वो अस्मिता के रक्षा करिहन, ओकरा के आगे बढ़िहन, लालू यादव ओकरा के लूट तंत्र में, लोकतंत्र के लूट तंत्र में बना दिलन। और जो लूट के अपन घर भरलन, वो दुनिया जानता ओकर केस कॉम्प्लिकेंसेस, ओकर जो कंप्लायंस बा खुद कर रहल बड़ा। अब की बार का होई राजद के चुनाव में? देखिए, ललटेन से लहूलुहान बिहार के हमनी के मुक्ति दिए बानी, हमनी के ओसे मौजी से बाहर निकाल के ले बानी। ललटेन के लौ बुझ गईल बा, अब ललटेन के ज़माना भी चल गईल बा। अब पावर हाउस के ज़माना बा, हर घर में बिजली बा, हर नल से जल बा, हर सड़क बा, हर जगह। एगो समय रहे लालू यादव के समय रहे, अगर बिहार में सड़क ना रहे, जरूरतें ना रहे, हॉस्पिटल ना रहे, कोई को पहुँचे खातिर सड़क ना रहे, गाड़ी ना रहे, चूँकि गाड़ी उनका बेटी के ब्याह में सब उठा लिए जाते रहे। वो घोर अराजकता से, वो परिस्थिति से निकाल करके हमनी के आज बिहार के उस जगह पर लियाल बनी सन कि लोग बिहार के गावता कि जुग जुग जियो हो नरेंद्र, जुग जुग जियो हो नीतीश, कि बिहार के भाग जागल हो। भाजपा के प्राथमिकता में मिथिला केना आ गेलै? राम हमार अस्तित्व छे, सीता सतीत्व छे। राम के बिना, सीता के बिना राम की कल्पना नहीं की जा सकल छे। राम हमनी के प्राथमिकता में पहले भी रहले। राम और सीता कोई राजनीतिक मुद्दा न छले, ये सांस्कृतिक मुद्दा छले। अहाँ के संस्कृति के पुनर्उत्थान के लिए, पुनर्विहान के लिए, संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए, सीताराम के संस्कृति के खातिर अहाँ के कन्ने से 4 सरकार कुर्बान के छी। तो अहाँ खातिर सीता संस्कृति है, विरासत है, आम आदमी के जुड़े के छे। सीता हमनी के अस्मिता है। एक आम आदमी के, आम नारी के प्रतिनिधित्व सीता में छे। हर नारी देखे चाहे से कि सीता जैसन, सीता एक परिकल्पना थे, सीता श्रृंगार है, सीता संस्कृति चले। तो बिना सीता के, बिना संस्कृति के राम अधूरा छथिन। यही से हमनी के संस्कृति में कही जाते है सीताराम, गौरी शंकर। तो पहले नारी की पूजना, नारी के वंदना, यत्र नारी पूजते रमणते तत्र देवता के यहाँ संस्कृति छले। ए संस्कृति के हिसाब से अहाँ संकल्प के लिए छिले कि भगवान राम के मंदिर बने। राम मंदिर कोई राजनीतिक परिकल्पना न छले, ये सांस्कृतिक पुनरुद्धार के मामला छले। लेकिन सीता मंदिर के तपन हमने कोई कल्पना, कोई कमिटमेंट ना चले। लेकिन बावजूद के कि सीता हमनी के संस्कृति छले, विरासत छले। सीता के उत्थान के बात के लिए भगवान जनक जना खातिर हल चला रहा चित, वही घड़ी सीता प्राप्त के लिए। वो ठीक उसी तरह से, वही टाइप से आज भगवान नरेंद्र मोदी का करते, मखाना बोर्ड बनेले,
वहाँ दरभंगा में एयरपोर्ट बनिल, तो सब तरह से सीता से रामायण सर्किट से सीता मंदिर के जोड़े के प्रयास के स्पेशल ट्रेन चलाए छे। तो का इस संस्कृति के पुनरुद्धार के बाद के सीता के बिना संस्कृति के परिकल्पना नहीं कल जा सके छे। अभी हम डॉक्टर धनंजय गिरी जी का इंटरव्यू लिए हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है नूतन सदी के नवीनतम श्री गुरु जी के ऊपर ही लिखे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक में लगभग 33 साल उस पोस्ट पे रहे हैं। और ये अपने बारे में लिखते हैं कि चिंतन और कर्म की त्रिज्या बड़ी कर वृत्त बड़ा करना ही जीवन ध्येय है। यह जीवन वृत्त निरपेक्ष नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, जीवन स्वयं ही एक लक्ष्य है। संज्ञा और सर्वनाम सभी सापेक्ष शब्द है। आत्मा लाभ, आत्मस्तुति, आत्म प्रवंचना से अलिप्त, जागतिक अराजकता से दूर, जीव और जगत के अंतर संबंध को मौसते सत्य को अपने पक्ष में करने के बजाय सत्य के साथ खड़ा होने की तैयारी करता है। धन्यवाद।